फिर अपन ने पढ़ा ब्यावर नगर। कौन सा नगर? ब्यावर नगर। और इसके चारों ओर कितने दर्रे हैं? 4 दर्रे हैं। फिर इसके बाद मेरवाड़ा हिल्स। मेरवाड़ा हिल्स। अब इसमें नोट करो, जिला लिखो ब्यावर, मेरवाड़ा पहाड़ियां, जिला लिखो ब्यावर। कौन से जिले में? ब्यावर में। और इसमें अगली लाइन में लिखो, रावली टाटगढ़ चोटी से ब्यावर नगर के मध्य की पहाड़ियां, रावली टाटगढ़ चोटी से ब्यावर नगर के मध्य की पहाड़ियां, रावली टाटगढ़ चोटी से ब्यावर नगर के मध्य की पहाड़ियां मेरवाड़ा हिल्स कहलाती है। मेरवाड़ा हिल्स कहलाती है। ये पहाड़ियां मेवाड़ को मारवाड़ से, मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती है। मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती है। मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती है। मेरवाड़ा पहाड़ियों में ही मेरवाड़ा पहाड़ियों में ही कुकरा हिल्स स्थित है। कुकरा की पहाड़ियां स्थित है। कुकरा की पहाड़ियां कौन से जिले में है? ब्यावर में। कुकरा हिल्स स्थित है। नोट कर लिया बच्चों यहां तक? मेरवाड़ा पहाड़ियों में ही कुकरा हिल्स स्थित है। अगली लाइन में नाग पहाड़, अंडरलाइन कर लो। नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं ना अपन, मैप देखना आप, मैप में इसी सीक्वेंस में चल रहे हैं अपन। नाग पहाड़ लिख लिया? जिला लिखो अजमेर, जिला अजमेर। एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई है बेटा 795 मीटर। कितनी है? 795 मीटर। कितनी है बेटा जी? 800 मीटर से कम। नाग पहाड़ की औसत ऊंचाई 800 मीटर से कम है। सही है ना? अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, रुको और ध्यान से सोचो और सुनो। शेर, शेर की ऊंचाई कितनी है? 1500। आबू की ऊंचाई कितनी है? 1295। आबू की कितनी है? 1295। और इसकी कितनी है? ठीक है, ये 97 95 दुख दे जाएगा। वहां 97 है और दोनों जगह 95 है। ठीक है, रिमाइंड करवा दिया ना, अब नहीं भूलोगे आप। शेर ऊंचाई कितनी? 1597। आबू 1295। इसकी कितनी है? 795। क्लियर? ताकि कंफ्यूज नहीं हो 97 95 में। हम्म। हाँ, तो 1200 मीटर तो किसकी है? आबू पठार की है। और चोटी की कितनी है? 1295। तो पठार का मतलब सपाट एरिया होता है। पठार का मतलब क्या होता है? सपाट एरिया। और उस पर कोई चोटी है तो मीन सी लेवल से कितनी ऊंची है? 100 मीटर ऊंची होगी, 95 मीटर ऊंची होगी। हाँ, पठार के ऊपर 95 मीटर ऊंची है, तो वो तो 1200 मीटर का तो पठार है ऊंचाई पर। के ऊपर 95, तो 1295 मीटर। मैंने कल एक उदाहरण बताया था बढ़िया तरीके से, वो है बर्थडे केक। बर्थडे केक तो क्या है? पठार। उस पर जो अपन कैंडल लगाते हैं वो क्या है? चोटियां। ठीक है, फिर क्या मारते हैं? फूंक। वेरी गुड। हाँ, नाग पहाड़। जिला कौन सा? अजमेर। औसत ऊंचाई 795।
आकृति कैसी है इसकी? सर्पिल आकार में, सर्पिलाकार, सांप के जैसी, सांप के जैसी, सर्पिलाकार में। ठीक है। जेल प्रेरी का पेपर था बेटा, और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था स्नेक की पहाड़ियां कौन से जिले में है। ठीक है। अब आ गया समझ में आपको कि अजमेर में है, लेकिन उस जमाने में जब 2016-17 में पेपर हुआ था पटवार के बाद, ग्राम सेवक के बाद, जेल प्रेरी का पेपर लगा, तो स्नेक की पहाड़ियां कौन से जिले में है? ज्यादातर लोग करौली को टिक कर आए। अगर वही क्वेश्चन आता है नाग की, नाग पहाड़ कहाँ है, तो तुरंत सब अजमेर कर आते। सोचो अब तो ये चीजें क्या आपको समझ में आने लग गई। यहाँ अंग्रेजी वर्जन भी आ जाता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था तब ये बताया था कि अभी जस्ट रीट में क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें यह था कि अंग्रेजी वर्जन में तो लिखा था प्रोटेक्टेड, और इधर लिख दिया हिंदी में आरक्षित। और आरक्षित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिजर्व। और प्रोटेक्टेड को क्या कहते हैं हिंदी में? रक्षित। ठीक है। पूछना क्या चाह रहा था वो? रक्षित। और उसने हिंदी में क्या लिखा? आरक्षित। अंग्रेजी में लिखा प्रोटेक्टेड। एरिया कितना? 56%। कितना प्रतिशत? 56। तो ये घटना भी हुई है अभी अभी, और ऐसी पहले भी हुई है। लास्ट सही किसको मानते हैं? अंग्रेजी को। ठीक है। तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, इन्हें स्नेक हिल्स भी कहा जाता है, नाग पहाड़ी। समझ जाओगे ना। एक बार रिमाइंड अपन सुन लेते हैं ना किसी चीज को गौर करके, तो फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलते। यही अंतर है किसका? क्लास में बैठ के पढ़ने का। यहां से भी जारी होगी। 795 मीटर आकृति, सर्पिलाकार। जिला कौन सा? अजमेर। हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी। नाग पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तारागढ़ है। सबसे ऊंची चोटी तारागढ़, तारागढ़ चोटी। सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ चोटी। सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ चोटी। तो नागपाड़ कौन से जिले में है? औसत ऊंचाई कितनी है? और आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। सबसे ऊंची चोटी तारागढ़। याद रखना लूणी नदी का उद्गम इसी पर्वत श्रृंखला से होता है। इससे नागपाड़ से। ठीक है। और इसी में अब अगली लाइन में लिखो, यह पर्वत श्रृंखला पुष्कर व अजमेर के मध्य स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला पुष्कर व अजमेर के मध्य स्थित है। पुष्कर व अजमेर के मध्य स्थित है। पुष्कर व अजमेर के मध्य स्थित है। तारागढ़ चोटी। तारागढ़ चोटी। जिला कौन सा? अजमेर। हाइट, ऊंचाई कितनी? तो ऊंचाई है बेटा 873 मीटर, या फिर 870 मीटर। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है। और ये ध्यान दो एच.एम. सक्सेना की पुस्तक की है। ज्यादा बेटर आंसर कौन सा है? 873 मीटर। दिमाग में आ रहा होगा एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तो सही होती है, ऑथराइज पुस्तकें होती है। अधीनस्थ बोर्ड ने ध्यान दो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी को बिल्कुल नकार दिया, खारिज कर दिया। उसने हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों को ज्यादा मान्यता दी है। इसकी अकादमी की पुस्तकों को। और अकादमी की पुस्तक में साफ साफ लिखा है 873 मीटर। तो 873 को पहले वरीयता देनी, ये सीधी एग्जाम में आती है। रघुनाथगढ़ की सीधी एग्जाम में पूछी गई है कि रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। शेर की ऊंचाई कितनी है?
1597 जरगा की ऊंचाई कितनी है, कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है, गुरु शिखर की सबसे ज्यादा बार पूछी गई है। ठीक है, ये छोटे छोटे एग्जामों में पूछ ली जाती है गुरु शिखर की। वैसे ही यहां ध्यान दो, मध्य अरावली में तारागढ़ की ऊंचाई एग्जाम में आती है 870 और 873। ज्यादा बेटर आंसर कौन सा होता है, 873 मीटर। यहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी गलत मान लिया। लिख लिया, बोलो बेटा। अब तारागढ़ जो है वो अजमेर नगर में ही है, और यहाँ पृथ्वीराज स्मारक है। पहली बात तो ध्यान में रखना, कौन सा स्मारक है, पृथ्वीराज। ठीक है, याद रखना महाराणा प्रताप स्मारक जो है वो पुष्कर घाटी में है, वहां भी है। ठीक है, याद रखना वहां भी है, कहाँ, चावंड में, गोगुंदा में, ठीक है, और हल्दी घाटी में, इन तीनों जगह है। लेकिन नया स्मारक जो बनाया गया है वो पुष्कर घाटी में है, नागपाड़ में, महाराणा प्रताप प्रताप है। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पृथ्वीराज चौहान आएगा ऑप्शन में, और अजमेर आते ही सबका दिमाग कहां चला जाता है, पृथ्वीराज चौहान। यही जाता है ना, सही है ना बेटा। सोचो आपको तीर में तुक्का लगाना है, और वहां पृथ्वीराज चौहान भी है और महाराणा प्रताप भी है, कि पुष्कर घाटी में किसका स्मारक है, ए पृथ्वीराज चौहान का, बी महाराणा प्रताप का। मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं तो 90% कहां चले जाएंगे, चौहान की तरफ। ठीक है, पुष्कर घाटी में किसका स्मारक है, महाराणा प्रताप का। जबकि ध्यान दो, इस चोटी के नीचे स्मारक किसका है, वो पृथ्वीराज चौहान का। किसके नीचे, तारागढ़ के नीचे। और यहाँ मीर शाह अली की दरगाह है, घोड़े वाले बाबा की मजार है। ठीक है, दूसरी बात है, गढ़ है, किला है। किला कौन सा है, तारागढ़ नहीं है, गढ़ बीटली का किला। तारागढ़ तो चोटी है बेटा, उसका चोटी, उसको पीक का नाम दिया गया है, तारागढ़ पीक। दुर्ग का नाम है अजय मेरू, अजय मेरू। या दुर्ग का नाम है गढ़ बीटली का किला। तारागढ़ आप लोग को खुद को पता है कि बूंदी में है, कहाँ है, बूंदी में। क्या हुआ, क्या बोल रहा है, तो सबसे ज्यादा ध्यान दो, आंतरिक युद्ध किसके लिए लड़े गए, इसी के लिए लड़े गए थे, तो फिर बचेगा क्या। अच्छा एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, बॉयज ध्यान से सुने, सर आप भी ध्यान से सुनना, आप भी ध्यान से सुनना। ये ध्यान दो, रूठी रानियां रूट रूट के कहाँ जाती थी, अजमेर में। दो उदाहरण तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, उसकी उमादे, और एक कर्नल, ये फाई की, कर्नल फाई, जिसने फाई सागर झील का निर्माण करवाया था, आगरा से रूट कर कहाँ चली गई थी, अजमेर चली गई थी, इतिहास में इसका जिक्र है। ठीक है, और क्या हुआ बेटा, इतना सीरियस क्यों हो गया। और आपकी गुरु माता यानी मेरी धर्म पत्नी, मेरी धर्म पत्नी, ठीक है, रूट कर कहाँ जाती है, अजमेर नहीं, वो रूटती ही नहीं है, क्योंकि उस वो रहती वही है। भाई मेरा घर अजमेर में तो है, और तारागढ़ के सामने ही है। अच्छा, तो अब वो रूट के जाएगी कहाँ, बोल तो जाओ। तो इतिहास पढ़ा, इतिहास पढ़ने के बाद मैंने एक बात सोची, क्या, कि अपन पहले ही मकान कहाँ बना ले, तारागढ़। अब रूट के जाएगी कहाँ, रूठी रानियां कहाँ आती है, तारागढ़। अब तो याद रह जाएगा। तो तारागढ़ के वही पृथ्वीराज स्मारक है, उसी के नीचे रामगंज है, डीएवी कॉलेज है, और वही मकान है अपना। तो वहां जो किला है वो कौन सा है, अजय मेरू दुर्ग या गढ़ बीठली का किला। तारागढ़ का किला भी उसे मान सकते हो आप, बट तारागढ़ का किला बूंदी में है, ज्यादा वरीयता किसको देनी है, बूंदी को देनी है। ठीक है, इसी में नीचे लिखो यहाँ, यहाँ पृथ्वीराज स्मारक है, स्मारक है, प्लस गढ़ बीठली का किला। और इसे अपन क्या कहते हैं, अजय मेरू दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग।
तारागढ़ चोटी। अजमेर नगर की या अजमेर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अजमेर जिले की सर्वोच्च चोटी। अजमेर जिले की सबसे ऊंची चोटी। पृथ्वीराज स्मारक है, प्रताप स्मारक नहीं। प्रताप स्मारक तो पुष्कर घाटी में है, नीचे लिख लो नोट डाल के। पुष्कर घाटी में प्रताप स्मारक है, यहां पृथ्वीराज स्मारक है, क्योंकि पुष्कर घाटी भी नागपाड़ में ही है बेटा। जिला कौन सा? अजमेर। ये घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? गुलाब की कृषि के लिए। ऐसे ही ध्यान दो, चेती गुलाब की खेती के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? खमनोर घाटी। हाँ, हल्दी घाटी नहीं, खमनोर घाटी। कौन सी घाटी? खमनोर। गुलाब की खेती के लिए पुष्कर घाटी और चेती गुलाब की कृषि के लिए खमनोर घाटी। खमनोर घाटी कौन से जिले में है? राजसमंद में। पुष्कर घाटी जिला अजमेर। प्रताप स्मारक है यहाँ, महाराणा प्रताप स्मारक, ठीक है। और गुलाब की खेती होती है। चले आगे बच्चों। इसी के नीचे लिख लो गूगरा घाटी। हाँ, लिख दिया दोनों ही। गूगरा। जिला कौन सा? अजमेर। आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। चैत्र माह में, ठीक है, तो चैती गुलाब कहते हैं। गूगरा या गूगरा घाटी अजमेर में। नोट कर लिया बेटा? अगली लाइन में लिखो बीर की पहाड़ियां। बीर की पहाड़ियां जिला कौन सा? अजमेर। जिला अजमेर। बीर की पहाड़ियां जिला अजमेर। बीर की पहाड़ियां जिला अजमेर। नोट कर लिया? इसी में लिखो बेटा, ये पहाड़ियां अजमेर व नसीराबाद के मध्य स्थित है। अजमेर व नसीराबाद के मध्य स्थित है। अजमेर व नसीराबाद के मध्य स्थित है। बीर की पहाड़ियां अजमेर व नसीराबाद के मध्य स्थित है। फिर लिखो नरवर की पहाड़ियां। नरवर की पहाड़ियां नरवर की पहाड़ियां। और इसमें लिखो जिला अजमेर। यह मध्य अरावली के सबसे उत्तर में स्थित है। जिला अजमेर लिख लिया? यह मध्य अरावली के सबसे उत्तर में स्थित है। मध्य अरावली के सबसे उत्तर में स्थित है।
मिड अरावली के सबसे उत्तर में स्थित है। नरवर की पहाड़ियां। अगली लाइन में अरावली की न्यूनतम चौड़ाई मध्यवर्ती भाग में है। मध्यवर्ती भाग में अजमेर जिले में है। अजमेर जिले में है। मध्य अरावली एक सतत पर्वत श्रृंखला है। सतत मतलब लगातार, रेगुलर। सतत पर्वत श्रृंखला है। इट मीन्स अतः यह थार मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोकती है। थार मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोकती है। रेगुलर माउंटेन रेंज है। ये सारे लाइनें एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, जो जो अपन ने मध्य अरावली में एक एक लाइन लिखी ना, सब एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ चुकी है। ठीक है, ये लास्ट की दोनों लाइनें भी एग्जाम में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं अपन किसमें, उत्तरी अरावली में। कुछ भी पार्ट नहीं छोड़ा है। ठीक है, अब ये जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो अपने एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कितना? एक। 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के लिए लड़ रहे हैं अपन। चले आगे। ये मत कर देना एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए ये मुट्ठी भर बाजरा एक 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 क्वेश्चन ही बड़े इंपॉर्टेंट है। थार मरुस्थल को पूर्व में, अब लिखो हेडिंग डालो मिड अरावली, सॉरी उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली। और इसमें सबसे पहले तो लिखो यह सांबर झील के उत्तर में स्थित है। यह सांबर झील के उत्तर में स्थित है। यह सांबर झील के उत्तर में स्थित है। जिले लिखो इसके। जयपुर, अलवर, दौसा। जयपुर, अलवर, दौसा, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, सीकर, झुंझुनू। जयपुर, अलवर, दौसा, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, सीकर, झुंझुनू। सीकर, झुंझुनू। पहले इसके मैप में समझ लो, फिर आगे चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी सारी की सारी। पढ़ना स्टार्ट करें बेटा, बोलो। अब देखो ध्यान से, यहाँ एक लेक है, इस लेक का नाम है सांबर। ये सांबर झील, सांबर लेक, मैंने इसमें पानी भर दिया। सांबर झील। और यहाँ ये जिलों की बाउंड्रीज देखें अपन, तो इस लेक का आधा पार्ट डीडवाना जिले में आ रहा है और कुछ पार्ट जयपुर जिले में आ रहा है। कौन से जिले में आ रहा है? जयपुर। अपर पार्ट में यहाँ डिस्ट्रिक्ट आ चुका है, वो है बेटा कोटपुतली बहरोड। और यहाँ जिला है खेरथल तिजारा। और ये जिला है अलवर। और इधर जिला आ गया दौसा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट है सीकर। ये सीकर।
और फिर इसके बाद में ये अपना झुंझुनू, सीकर झुंझुनू। जिले देख लो वापस एक बार। पहला जिला जयपुर, ये जयपुर। दूसरा जिला दौसा, ये दौसा। तीसरा अलवर, ये अलवर। चौथा खेरथल, ये खेरथल। ये कोटपुतली बहरोड, और ये झुंझुनू, और ये सीकर। सीकर। जयपुर जिले में सांबर लेक के उत्तर में एक चोटी है, इस चोटी का नाम है बिचून पहाड़ी। ये जोबनेर में है। कौन सी चोटी है? बिचून। एक बार बोलो कौन सी है? वेरी गुड, बिचून पहाड़ी। और बिचून पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी है ढूंढ। उत्तरी अरावली का प्रारंभिक बिंदु सांबर लेक के उत्तर में जोबनेर में कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के सामने बिचून पहाड़ी में ढूंढ चोटी है। क्या बोल गया मैं? बिचून पहाड़ी कौन से जिले में है? जयपुर, जयपुर, जयपुर। कौन से जिले में है? जयपुर। ठीक है। और ढूंढ चोटी कौन से जिले में है? जयपुर। जोबनेर कौन से जिले में है? जयपुर। कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कौन से जिले में? जयपुर में। आ गया समझ में? उत्तरी अरावली की शुरुआत कहाँ से होती है? ढूंढ चोटी से। आ गया समझ में? ढूंढ चोटी से इसके 3 एक्सेस होते हैं, 3 पार्ट हो जाते हैं। पहला पार्ट देखो ध्यान से बोर्ड पर, यह आरएस प्री का क्वेश्चन है आया हुआ। ये दातारामगढ़, ये खंडेला, और ये नीम का थाना। दाता रामगढ़, खंडेला, नीम का थाना। और ये डाबला सिंगाना, और ये खेतड़ी सिंगाना। ये 5 पहाड़ियां हैं, इनका क्रम बताओ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ये आरएस प्री में आया हुआ सवाल है। तो शेखावाटी की पहाड़ियां कहा जाता है इन्हें? किसकी पहाड़ियां? शेखावाटी। शेखावाटी की पहाड़ियों में नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे पहाड़ियों का क्या क्रम रहेगा? तो पहली कौन सी है? दातारामगढ़। दातारामगढ़ के बाद खंडेला, खंडेला के बाद नीम का थाना, फिर डाबला सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना, डाबला सिंगाना, नीम का थाना, खंडेला, दातारामगढ़। दातारामगढ़, खंडेला, नीम का थाना, डावला, खेतड़ी सिंगाना। ये 5 श्रृंखलाएं किस में आती है? शेखावाटी। आ गया समझ में? 5 श्रृंखलाएं किस में आती है? शेखावाटी। इनका क्रम ध्यान में रखना, इसके ऊपर ही आएगी, इसके ऊपर ही आएगी, इसके ऊपर ही आएगी, इसके ऊपर। ठीक है। 5 किसको रोक रही है? 5 के अंदर क्या है? गैप है। देखो आप, लगातार नहीं है, क्या है? गैप। और इन्हीं गैप से थार का मरुस्थल किधर बढ़ रहा है? नॉर्थ ईस्ट की ओर, पूरब की ओर। दूसरी श्रृंखला में इसकी 4 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं सेकंड सीरीज में। दूसरी श्रृंखला में 4 पहाड़ियां हैं बेटा। पहली आती है मनोरपुर हिल्स। कौन सी हिल्स? मनोरपुर। दूसरी सेवर की पहाड़ियां। तीसरी बैराट की पहाड़ियां, ये बैराट की पहाड़ियां। ठीक है। और चौथी है उदयनाथ की पहाड़ियां। ठीक है, वापस देखो। पहली है मनोरपुर की पहाड़ियां। कौन सी बच्चों? मनोरपुर। दूसरी है सेवर की पहाड़ियां, जो 2 जिलों में है, जयपुर और कोटपुतली बहरोड में। तीसरी है बैराट की पहाड़ियां, जो अलवर, जयपुर और कोटपुतली बहरोड। ज्यादा एरिया किसमें है? कोटपुतली बहरोड में। और चौथी है उदयनाथ की पहाड़ियां, तो ये उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर में। ये 4 है। ठीक है। 4 में से देखो, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। और पहले ये देखो, हाँ पिंक बोल रही है, चलो वेरी गुड। पहली है मनोहरपुर की, मनोहरपुर। दूसरी सेवर, बैराठ और उदयनाथ। ये मिड सीरीज कहलाती है। क्या कहलाती है? मिड। मिड में ये 4 पहाड़ियां हैं। अब इसके बाद आती है बच्चों ईस्टर्न सीरीज, पूर्वी श्रृंखला।
पूर्वी श्रृंखला कलर ले लेते हैं थोड़ा सा डार्क। इसमें देखो पहली आएगी नाहरगढ़, ये नाहरगढ़, और जयगढ़, ये दोनों पास पास ही है। फिर जमुआ रामगढ़, ये जमुआ रामगढ़, और खो नागौरियन। तो ये जमुआ रामगढ़, खो, नाहरगढ़, जयगढ़, ये 4 हिल्स। इसके बाद भानगढ़, ये भानगढ़, ठीक है। अजबगढ़ आगे आएगी अलवर में, और सरिस्का, ये सरिस्का, सरिस्का। फिर आगे देखो यहाँ राजगढ़ की पहाड़ियां आ जाएगी अलवर में, अलवर और दौसा की सीमा पर राजगढ़, और यहाँ बांदीकुई की पहाड़ियां आ जाएगी। और ध्यान दें उसके बाद बालाजी महाराज आ जाएंगे, और लास्ट में इधर भरतपुर में बयाना की पहाड़ियां। कौन सी? बयाना, पूरा लिख रहा हूं, बयाना भरतपुर में है। ये बालाजी महाराज की पहाड़ियां, मेहंदीपुर बालाजी, ठीक है। बालाजी महाराज, बांदीकुई, राजगढ़, ठीक है, टैला, और अलवर की पहाड़ियां आ गई इसमें, भानगढ़, सरिस्का, अजबगढ़, नाहरगढ़, जयगढ़, जमुआ रामगढ़, खो। ये पूर्वी श्रृंखला है, ठीक है। जो जयपुर, अलवर और दौसा जिले में सबसे ज्यादा पहाड़ियों का समूह यही है, ठीक है। और ये छोटी छोटी कटके हैं, तीखी तीखी, बीच में गैप है इनमें बहुत ज्यादा, सब में ही, लेकिन ज्यादा पहाड़ियां यहाँ हैं। इसीलिए जान दो मूल जिले एचएम सक्सेना ने किसको माना? जयपुर को, अलवर को और दौसा को। ये सबसे ज्यादा समूह यहाँ है, डेंसिटी। ये तो बिखरी बिखरी है सारी की सारी। अतः आप लोग एक चीज तो इसमें देख चुके होंगे कि इसमें गैप है। क्या है? गैप। और थार का मरुस्थल इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें पहली सीरीज वेस्टर्न, ये ले बेटा पिंक कलर ले लिया मैंने, ये वेस्ट, ये मिड, और ये ईस्ट। और अब पिंक कलर नहीं लिया मैंने। अब देखना ध्यान से बोर्ड पर, नजरें मत हटाना। बैराट, बैराट से निकलकर जमुआ रामगढ़ होते हुए, ठीक है, जमुआ रामगढ़ और खो नागौरियन, राजगढ़, और ये बांदीकुई के पास से ये निकली बेटा बाण गंगा। बाण गंगा, बाण गंगा कहां से निकलती है? बैराट की पहाड़ियों से, मनोहरपुर की पहाड़ियों से निकलकर, और ढूंढ चोटी जोबनेर को पार करते हुए नावा के पास मिलती है मैनथा। मैं तो बैराट, बाणगंगा, मनोहरपुर, मैनथा। आ गया समझ में? नहीं भूलोगे ना? बैराट से कौन सी निकली? तो मनोहरपुर से कौन निकली? मैनथा। और सेवर से निकलकर, और कोटपुतली, बैरोड़, खेरतल, तिजारा, ये साबी, सैसे से। और उदयनाथ से निकलकर डीग में गई रूपा की रेल। तो देखो यहां क्या है? ऊ, रू, ऊ, और उदयनाथ, उदयनाथ रूपा रेल। खंडेला, खंडेला से निकलकर कांतली, कौन सी? कांतली। ये 5 नदियां हैं। हाँ बेटा क्या करी थी? एग्जाम में 4 इधर आएंगे, 4 इधर आएंगे, मिला दो। पहाड़ियां आएगी, नदियां आएगी, और बोला इनका मिलान करो। एक जगह आएगा ओरिजिन पॉइंट, एक जगह आएगा रिवर। यह है समझ में? 4 नदियां आ गई और 4 उनके ओरिजिन पॉइंट आ गए। तो बाणगंगा, बाणगंगा कहां से? वैराट से। मेहनता कहां से? मनोहरपुर से। साबी कहां से? सेवर से। रूपा की रेल कहां से? उदयनाथ से। उदयनाथ से कहां से? उदयनाथ से। और कांतली कहां से? खंडेला से। कांतली कहां से? खंडेला से। आ गया समझ में चित्र? बोल तो जाओ, थोड़ा सा टिपिकल है ना, ज्यादा गोच पोच हो गई ना, जो भी हो दिमाग लगा लेना, ठीक है। बिना देखे एक बार इस चित्र को बना लेना, उत्तरी अरावली पूरी समझ में आ जाएगी। अब ध्यान से सुनो वापस, सांबर झील के उत्तर में, वापस ध्यान से सुन लो, चित्र को दिमाग में फीड करो। सांबर झील के उत्तर में उत्तरी अरावली ढूंढ चोटी से स्टार्ट होती है,
उत्तरी अरावली यहाँ 3 भागों में बटी हुई है और बिखरी अवस्था में है, जिसमें गैप है जहां से थार का मरुस्थल उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसका पश्चिम का भाग, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनते चलो, इसका पश्चिम का भाग शेखावाटी की पहाड़ियां कहलाता है, जो सीकर और झुंझुनू जिलों में है। सीकर जिले की पहाड़ियों को मालखेत की पहाड़ियां कहा जाता है, जिसके 3 भाग है, दातारामगढ़, खंडेला और नीम का थाना। झुंझुनू जिले की पहाड़ियों को लोहारगल की पहाड़ियां कहा जाता है, जिसके 2 भाग है, दाबला सिंघाना और खेतड़ी सिंघाना। ठीक है। खंडेला की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। जीण माता के पास हर्ष पर्वत है, जीण माता का मंदिर के ऊपर ही है हर्ष पर्वत। ठीक है। हर्ष पर्वत सीकर जिले में है और हर्षनाथ की पहाड़ियां अलवर में है। हर्षत माता दौसा में है और हर्ष की डूंगरी करौली में है। और लिखा रहा हूं सब लिखा रहा हूं। आगे देखो, दाबला सिंगाना और खेतड़ी सिंगाना, ये लोहारगल की पहाड़ियां, ये झुंझुनू में, इनकी में खेतड़ी सिंगाना में सबसे ऊंची चोटी है बाबाई या बाबाई चोटी। हाँ, 780 है, 84 कितनी है? हाँ सही है, 780। ठीक है, क्या है? 780। और बरवाड़ा की कितनी है? 786। आगे चले, मिड श्रृंखला में, मध्यवर्ती श्रृंखला में 4 पहाड़ियां हैं। पहली कौन सी है? सेवर। सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी निकलती है, बेटा मैच कर लेना। सेवर से साबी नदी। दूसरी चीज बैराट, बैराट से बाणगंगा। और ध्यान दो, तीसरी उदयनाथ, उदयनाथ से रूपारेल। उदयनाथ कौन से जिले में? अलवर में। और बैराट की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड में। ज्यादा पार्ट किसमें है? कोटपुतली बहरोड। और मनोहरपुर की पहाड़ियां जयपुर में। सेवर की पहाड़ियां जयपुर और कोटपुतली बहरोड में। मनोहरपुर की पहाड़ियों से मैंथा नदी का उद्गम होता है। अब आओ पूर्वी श्रृंखला। इसकी पूर्वी श्रृंखला में नाहरगढ़, जयगढ़, जमवारामगढ़, खो, बानगढ़, अजबगढ़, सरिस्का, ठीक है, राजगढ़ और मांदीकुई, बालाजी और बयाना की पहाड़ियां आती है, जो बाणगंगा नदी के समानांतर है। कौन सी नदी के समानांतर है? बाणगंगा। ये उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली बिखरी अवस्था में है और जिसमें से थार का मरुस्थल उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। आ गया समझ में? नोट करवा दूं मैं? ठीक है, अब ले लो फोटो। आप बोल बेटा। क्या करूं? बेटा अगर मैं पूरे नाम लिख देता तो बोर्ड बढ़ जाता, इसलिए मैंने दाता राम खंड को रामगढ़ बोला है। ठीक है। खंडेला, खंडेला के ऊपर कौन है? नीम का थाना। फिर डाबला सिंगाना, फिर खेतड़ी सिंगाना। खींच ली फोटो। जब ध्यान दो, रामगढ़ रामखंड हो सकता है, तो खींच ली खांच ली भी तो हो सकता है। चले आगे बच्चों, लिखना शुरू करूं? अब नॉन स्टॉप 20 मिनट तक लिखोगे आप। कितने मिनट तक? 20 मिनट तक। ठीक है। आज लिख लो, जी लो अपनी जिंदगी और लिखो जी भर के। लिखा दूं मैं? लिखो तो। इसमें लिखो पहली लाइन में, उत्तरी अरावली जयपुर जिले में ढूंढ चोटी से प्रारंभ होती है। उत्तरी अरावली जयपुर जिले में ढूंढ चोटी से प्रारंभ होती है। ढूंढ चोटी से प्रारंभ होती है। उत्तरी अरावली जयपुर जिले में ढूंढ चोटी से प्रारंभ होती है। और ढूंढ के नाम पे इस क्षेत्र का नाम क्या है? ढूंढाड़।
ढूंढ चोटी से प्रारंभ होती है। लिख लिया बेटा? अगली लाइन में ढूंढ चोटी अंडरलाइन करो। आगे अगली लाइन में ढूंढ चोटी लिख के अंडरलाइन करो। ढूंढ चोटी लिख के अंडरलाइन करो। आगे लिखो जिला जयपुर। ढूंढ चोटी जिला जयपुर लिख लिया। और इसी में आगे लिखो यह चोटी बिचून पहाड़ी में है। यह चोटी बिचून पहाड़ी में है। है? कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय देखा है क्या? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके जस्ट सामने ही। अभी इतना मुझे पता नहीं है। बिचून पहाड़ी में स्थित है। लिख लिया? यह जयपुर जिले में जोबनेर में स्थित है। जोबनेर में स्थित है। हाँ, वेरी गुड। जोबनेर जयपुर। क्लियर? अगली लाइन में ढूंढ चोटी से उत्तरी अरावली 3 भागों में बंट जाती है। ढूंढ चोटी से उत्तरी अरावली 3 भागों में बंट जाती है। ढूंढ चोटी से उत्तरी अरावली 3 भागों में बंट जाती है। अब अगली लाइन में, अगली लाइन में 1 नंबर लगा के लिखना आगे। इसकी पश्चिमी श्रृंखला या इसका पश्चिमी भाग शेखावाटी की पहाड़ियां कहलाता है। इसका पश्चिमी भाग शेखावाटी की पहाड़ियां कहलाता है। शेखावाटी की पहाड़ियां कहलाता है, जो सीकर व झुंझुनू जिले में है। जो सीकर व झुंझुनू जिले में है। सीकर व झुंझुनू जिले में है। सीकर व झुंझुनू जिले में है। नोट कर लिया बेटा? अगली लाइन में सीकर, और अंडरलाइन कर लो इसको। सीकर जिले की पहाड़ियों को, 1 नंबर ही चल रहा है। सीकर जिले की पहाड़ियों को, हाँ वेरी गुड, मालखेत, मालकेतु या पालखेत, मालकेतु, पालखेत, मालखेत की पहाड़ियां कहा जाता है। की पहाड़ियां कहा जाता है। पहाड़ियां कहा जाता है। इसी लाइन में आगे लिखना, इन पहाड़ियों में 3 श्रृंखलाएं हैं। इन पहाड़ियों में 3 श्रृंखलाएं हैं, जिनका दक्षिण से उत्तर में निम्न क्रम है। जिनका दक्षिण से उत्तर में निम्न क्रम है। जिनका दक्षिण से उत्तर में निम्न क्रम है। मैंने कहा था सीकर या आगे से शुरू करना है अंडरलाइन करके, ताकि पता चल जाता है कि शेखावाटी की पहाड़ियों में पहला जिला सीकर है और दूसरा जिला झुंझुनू। क्या लिखा? हाँ हाँ, जिनका दक्षिण से उत्तर में निम्न क्रम है। ये आरएस प्री में आया है बेटा। ठीक है, तो पहली कौन सी आएगी जल्दी बताओ? डाबला सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना। अच्छा, सीकर में है क्या? तो पहले नहीं बताया, गलत बात है नहीं है। पहली कौन आएगी? दातारामगढ़। दूसरी, तीसरी तो झुंझुनू में है।
तीन ही है यहाँ तो। यहाँ कितनी है? तीन ही है। लिखो तो। मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? झट झट लिख लेते। पहली कौन सी? दाता रामगढ़। अच्छा, रामगढ़। पहले लिखो दाता रामगढ़, दूसरी लिखो खंडेला, और तीसरी नीम का थाना। गढ़, ग गाय का ड, दाता रामगढ़। दूसरी कौन सी? खंडेला। और तीसरी सीरीज नीम का थाना। नोट कर लिया बेटा? आगे चले, इसी में आगे चले। खंडेला पहाड़ियों से, खंडेला पहाड़ियों से कांतली व खंडेला नदियों का उद्गम होता है। खंडेला पहाड़ियों से कांतली व खंडेला नदियों का उद्गम होता है बेटा? छोटी छोटी है। नदियों का उद्गम होता है। इन्हीं पहाड़ियों में रघुनाथगढ़ चोटी स्थित है। इन्हीं पहाड़ियों में रघुनाथगढ़ चोटी स्थित है। कौन सा जिला पढ़ रहे हैं अपन, कोई बता सकता है? सारे आंकड़े सीकर के लिख रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि सीकर को अंडरलाइन कर देना। अपन ये कहानी किसकी लिख रहे हैं बेटा? सारी की सारी सीकर की, इसीलिए मैंने कहा सीकर को अंडरलाइन करना। अंडरलाइन करना है सारा काम। कंटेंट किसका लिख रहे हैं? सीकर का। कौन सी चोटी स्थित है? रघुनाथगढ़। अब लिखो रघुनाथगढ़ चोटी, जिला कौन सा? सीकर। ऊंचाई कितनी? 1055 मीटर। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ चोटी। इसी के नीचे लिख लो हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत, जिला कौन सा? सीकर है। हाँ तो लिखवा रहा हूं ना बेटा, अभी शुरुआत तो की है। हर्ष पर्वत, जिला कौन सा? सीकर। यही लिख लो नोट डाल के। हर्ष पर्वत, जिला कौन सा? सीकर। हर्ष नाथ पहाड़ियां, अलवर। हर्ष की डूंगरी, हाँ डूंगरी। और यह करौली, कैला देवी। और यह अलवर। हर्षत माता मंदिर, दौसा। अब कौन से जिले में चलेंगे अपन, कोई बता सकता है? वेरी गुड, सबका सिलेक्शन होगा। हकीकत में झूठ नहीं बोल रहा, इशारा ही काफी होता है और आप समझ जाते हो तुरंत। चले आगे, बोलो बच्चों। अब लिखो अगली लाइन में। यहां तक लिख लिया? कोई गलत बोल गया क्या मैं? सही बताओ, सिलेक्शन की बात की गलत बोल गया क्या? तो आप लोग हंस क्यों रहे हो? हंस रहे हो? मैं झूठा तो साबित नहीं होऊंगा ना। ओ बहन जी, आप कहाँ गुप्त काल मौर्य काल में घूम रहे हो? अभी तो ज्योग्राफी चल रही है। यही हो, यही हो ना? सिलेक्शन देंगे ना अपन? सेलेक्ट है ना, ये हुई ना कुछ बात।
चलो लिखो अगली लाइन में। झुंझुनू जिले की पहाड़ियों को, झुंझुनू जिले की पहाड़ियों को हाँ उसकी पहाड़ियां कहा जाता है। इसकी लोहारगल, लोहारगल। ऐसा गलत लिख दिया मैंने? पहले भी सही लिखा हुआ, थोड़ी सी मात्रा इधर चली गई थी। हैं, उसको गर्ल का इश्यू आ गया। लोहारगल, कौन सी पहाड़ियां? लोहारगल। झुंझुनू जिले की पहाड़ियों को लोहारगल की पहाड़ियां कहा जाता है। झुंझुनू जिले की पहाड़ियों को लोहारगल की पहाड़ियां कहा जाता है, लिख लिया जाता है। इन पहाड़ियों में डाबला सिंगाना व खेतड़ी सिंगाना की पहाड़ियां, डाबला सिंगाना व खेतड़ी सिंगाना की पहाड़ियां आती है। डाबला सिंगाना व खेतड़ी सिंगाना की पहाड़ियां आती है। डाबला सिंगाना व खेतड़ी सिंगाना की पहाड़ियां आती है। नोट कर लिया बच्चों यहां तक? झुंझुनू की सर्वोच्च चोटी, झुंझुनू की सर्वोच्च चोटी बाबाई चोटी है। बात एक ही है बेटा, बाबाई और बाबाई बात एक ही है। कोई ये मत समझना है जयपुर में या उसमें है। एक श्रृंखला है जिसका नाम है बाबाई सीरीज। बाबाई सीरीज की सबसे ऊंची चोटी जो है वो बाबाई कहलाती है, और वो कहाँ है? झुंझुनू में है। बाबाई ऊंचाई 780 मीटर। कितनी है? 780 मीटर। 780 मीटर लिख लिया। ये पार्ट तो कौन सा हो गया? वेस्टर्न पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया? वेस्टर्न। अब चलेंगे अपन किस में? मिड पार्ट में। बच्चों ये पांचों भाग पढ़ लिए अपन ने, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में चल रहे हैं, ठीक है। अगली लाइन में 2 नंबर लगा के, उत्तरी अरावली की मध्यवर्ती श्रृंखला जयपुर, कोटपुतली बहरोड, अलवर, जयपुर, कोटपुतली बहरोड व अलवर जिलों में है। 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 अलवर जिलों में है, लिख लिया तक? इन पहाड़ियों में निम्न 4 पहाड़ियां आती है। इन पहाड़ियों में निम्न 4 पहाड़ियां आती है। इन पहाड़ियों में निम्न 4 पहाड़ियां आती है। निम्न होगा या निम्न होगा बेटा? अच्छा, निमन नहीं होगा? सच्ची बताओ। हाँ तो कौन सी आती है? निमन या निम्न? एक तो बोलते जाया करो, ऐसे सुस्त सुस्त मत बेटा करो। अरे हाँ मैं समझ गया, बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो। मैं तो ऊपर नीचे अप एंड डाउन कर रहा था। ठीक है, पहले नंबर पे लिखो। अच्छे बच्चे हो ना? पहले नंबर पे लिखो सेवर की पहाड़ियां। सेवर की पहाड़ियां। जिला लिखो जयपुर व कोटपुतली बहरोड।
कोटपुतली बहरोड। और इससे में लिखो इन पहाड़ियों से सेवर की पहाड़ियां, एक नंबर लगा के। और जिला लिखो जयपुर और कोटपुतली बहरोड। जयपुर व कोटपुतली बहरोड लिख लिया क्या जिला? इन पहाड़ियों से, हाँ, इसका उद्गम होता है। हाँ तो लिखो इन पहाड़ियों से साबी नदी निकलती है। इन पहाड़ियों से साबी नदी निकलती है। चले आगे सेकंड नंबर पे। दूसरी लिखो उदयनाथ की पहाड़ियां। जिला कौन सा? अलवर। जिला कौन सा बेटा? अलवर। उदयनाथ की पहाड़ियां, जिला अलवर। इन पहाड़ियों से रूपारेल नदी खड़ती है, नहीं निकलती है, मतलब खड़ती है। बोले खड़ती है, खड़ती नहीं है, निकलती है। कौन सी नदी निकलती है बच्चों? रूपारेल। आगे चलें, दो हो गई ना। तीसरे नंबर पे लिखो बैराट की पहाड़ियां। बैराठ है, बैराठ की पहाड़ियां, 3 नंबर। जिला लिखो कोटपुतली बहरोड। कौन सा जिला? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड, यह 3 जिलों की सीमा पर है। कौन कौन से 3 जिले? जयपुर, कोटपुतली बहरोड और अलवर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बैराट तो चली जाएगी किसमें? कोटपुतली बहरोड में। और बिलाली चली जाएगी अलवर में। और बरवाड़ा आ जाएगी जयपुर में। 3 चोटियां हैं यहाँ विराटनगर के पास। एक तो आ गई अलवर में बिलाली, और एक आ गई अपने कोटपुतली बहरोड में बैराट, और एक जयपुर में आ गई। और जयपुर में आती है बरवाड़ा। कौन सी चोटी आती है? बरवाड़ा, नॉट चौथ का बरवाड़ा, बरवाड़ा, ओनली बरवाड़ा। ठीक है, क्या लिखा लास्ट बेटा? विराट की पहाड़ियां, जिला कौन सा? कोटपुतली बहरोड। ठीक है, वैसे आप समझ जाना 3 जिलों की सीमा लग रही है। इसी में आगे लिखो इन पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। आगे चले बच्चों, तीसरे नंबर पे लिखो, चौथे नंबर पे मनोहरपुर की पहाड़ियां। मनोहरपुर की पहाड़ियां, जिला लिखो जयपुर। मनोहरपुर की पहाड़ियां, और जिला लिखो जयपुर। बोलूं मैं? इन पहाड़ियों से मैंथा व बांडी नदियों का उद्गम होता है। एक नदी बांडी भी निकलती इनसे। मैंथा व बांडी नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियां बेटा? मैंथा और बांडी। उधर बैराठ में लिख लिया कि बाणगंगा का उद्गम होता है। ठीक है, लूणवा। ठीक है, और नावा, दोनों कस्बे किसके से किनारे हैं? मैंथा के किनारे। ठीक है, कौन कौन से? लूणवा और नावा। बांडी नदी कहां से निकलती है? बांडी नदी मनोहरपुर से निकलती है। ठीक है, अगर सवाल आ जाए कि कौन सी नदी जयपुर नगर के 3 और चक्कर काटती है, तो बांडी। अब इधर देखो मेरी तरफ, अपन दौसा हाईवे, जयपुर हाईवे पे चलते हैं ना, जयपुर हाईवे पे तो मनोहरपुर टोल टैक्स है, देखा? उसके जस्ट आगे ही बांडी क्रॉस होगी। ठीक है, फिर इधर चोमू से आगे चलते हैं तो फिर बांडी क्रॉस होगी। ठीक है, फिर आगे टर्न करके बांडी इधर चलेंगे अपन, इधर जयपुर दिल्ली हाईवे को काट दिया, फिर चोमू यानी सीकर हाईवे को काट दिया। अब आओ अजमेर हाईवे पे, बगरू है, बगरू के पास से कट मारेगी। अब आओ केकड़ी रोड पे, बिलवाड़ा केकड़ी रोड पे, यहाँ चलेंगे तो ये ध्यान दो, जो ये है अपना फागी, फागी को पार करते ही वहां कट मारेगी।
यानी ये जयपुर नगर के यों चक्कर काटती 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 यों जाकर और सोयला गांव आएगा ना टोंक में, वहां जाकर ये ध्यान दो मासी में मिलती है। तो निकलती कहां से, इधर देखो, जयपुर में यहां से निकल रही है, निकल के और यूं घूमी, घूमती घूमती जयपुर नगर है, उस नगर के यूं हाईवे, एक एक हाईवे को काटती जाएगी काटती जाएगी काटती काटती यूं टर्न करके और सोयला में जाके, यानी ये इसके जस्ट सामने वापस घूम के आके मिलेगी। तो जयपुर नगर का चक्कर काटने वाली बांडी है, ढूंढ नहीं है। ठीक है। और बांडी किससे निकलती है, मनोहरपुर की पहाड़ियों से। दो निकलती है, एक निकलती है मैनथा और एक निकलती है बांडी। बांडी नाम से चार नदियां हैं, एक सिरोही में है, एक जालोर में है, एक पाली में है और एक जयपुर में है। ठीक है बांडी। चले आगे अगली लाइन में, 3 नंबर लगा के, तीन तीन 3 नंबर लगाओ तो सही, 3 ही है ना। 3rd नंबर लगा के लिखो, उत्तरी अरावली की पूर्वी श्रृंखला जयपुर, अलवर, दौसा व भरतपुर जिलों में स्थित है। जयपुर, अलवर, दौसा व भरतपुर जिलों में स्थित है। जयपुर, अलवर, दौसा व भरतपुर जिलों में स्थित है। जयपुर, अलवर, दौसा व भरतपुर जिलों में स्थित है। कौन कौन से जिलों में, जयपुर, अलवर, भरतपुर। बयाना कहाँ है, भरतपुर में। अब ये जो हरी हरी दिख रही ना आपको, इसकी बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले जयपुर वाली ले लेते हैं। कौन कौन सी जयपुर में, नाना नहीं, नाहरगढ़ है वो, नाना नाहरगढ़। दूसरी जयगढ़, जमवारामगढ़, खो, भानगढ़, अजबगढ़, सरिस्का और राजगढ़। ठीक है। और फिर आती है ये बांदीकुई, बालाजी और बयाना। ठीक है। सीधा सीधे क्वेश्चन आएंगे, बयाना की पहाड़ियाँ कौन से जिले में है, बांदीकुई और बालाजी टैला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, दौसा में। ठीक है। राजगढ़, भानगढ़, अजबगढ़, सरिस्का, काकनवाड़ी, क्रास का, ठीक है, ये कहाँ है, अलवर में। ठीक है। और इधर आए जयगढ़, नाहरगढ़, जमवारामगढ़ और खो नागौरियन, ये पहाड़ियाँ कहाँ है, जयपुर में। ठीक है। इसी में लिखना शुरू कर दें अपन। पहला लिखो जयपुर, 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 और इसमें नोट करो नाहरगढ़, जयगढ़, जमवारामगढ़ व खो पहाड़ियां जयपुर जिले में है। नाहरगढ़, जयगढ़, जमुआ रामगढ़, जयमुआ रामगढ़, जयमुआ रामगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, जमुआ रामगढ़ व खो पहाड़ियां जयपुर जिले में हैं। खो पहाड़ियां जयपुर जिले में हैं। आगे चले, बोलो बेटा। भानगढ़, अजबगढ़, हाँ अलवर लिख के, अलवर लिख के, भानगढ़, अजबगढ़, सरिस्का व राजगढ़ की पहाड़ियां। भानगढ़, अजबगढ़, सरिस्का व राजगढ़ की पहाड़ियां। राजगढ़ की पहाड़ियां। तीसरा लिखो दौसा, दौसा, बांदीकुई व बालाजी की पहाड़ियां, बांदीकुई व बालाजी की पहाड़ियां। और चौथे नंबर पे लिखो बेटा भरतपुर। दौसा लिख लिया, चौथे नंबर पे लिखो भरतपुर, बयाना की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां, बयाना की पहाड़ियां। दौसा में कौन सी लिखी थी, बांदीकुई व बालाजी की पहाड़ियां। और भरतपुर, भरतपुर में बयाना की पहाड़ियां। क्लियर, बोलो बेटा। अगली लाइन में, उत्तरी अरावली बिखरी अवस्था में है।
उत्तरी अरावली बिखरी अवस्था में है। उत्तरी अरावली बिखरी अवस्था में है। जिसमें बड़े गेप स्थित हैं। बड़े गेप स्थित हैं। जिसमें बड़े गेप स्थित हैं। कितने गेप हैं? 16। कितने बड़े गेप है बेटा? 16 बड़े गेप। सबसे बड़ा गेप कौन सा है? सांबर गेप। लिखो नीचे। लिखा दिया था क्या पहले? बोलो। सबसे बड़ा गेप सांबर गेप। कितना है? 34 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, लंबाई नहीं है। चौड़ाई कितनी है बेटा? 34 किलोमीटर। उत्तरी अरावली में कुल बड़े गेप कितने हैं बच्चों? 16। उत्तरी अरावली में सबसे बड़ा गेप कौन सा है? सांबर गेप। ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 34 किलोमीटर। याद रखना, सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण कौन से गेप से हो रहा है? बाजोर गेप से, सीकर में। लिखो। सर्वाधिक मरुस्थलीकरण, सर्वाधिक मरुस्थलीकरण सीकर जिले में बाजोर गेप से। सीकर जिले में बाजोर गेप से। सीकर जिले में बाजोर गेप से होता है। इन गेप से थार का मरुस्थल नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। थार का मरुस्थल नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। उत्तरी अरावली में निम्न प्रमुख चोटियां हैं। उत्तरी अरावली में निम्न प्रमुख चोटियां हैं। उत्तरी अरावली में निम्न प्रमुख चोटियां हैं। लिख लिया बेटा? और 1 2 3 4 5 करके लिस्ट बनानी है। शुरू कर दें। उत्तरी अरावली में निम्न प्रमुख चोटियां हैं। शुरू करूं क्या बच्चों? रुकूं या चलूं? अब लिख दूं क्या? बोर्ड पर लिख दूं? तैयार हो? आगे चले क्या? पहले लिखो रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जिला कौन सा? सीकर। और एल्टीट्यूड है इसका 1055 मीटर। ठीक है। सीकर जिले की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। दूसरे नंबर पे है, सेकंड नंबर पे हो। ये एग्जाम में बार बार आती है बेटा। एक साल में मान के चलो 20 बार पूछ ली जाएगी, अलग अलग एग्जामों में। ठीक है, कितनी बार? 20 बार। खो जिला कौन सा? जयपुर। ऊंचाई कितनी? 920 मीटर। तीसरी आएगी बहरोच। बहरोच। और ये जिला अलवर। ऊंचाई कितनी? 792 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 792। बहरोच। बहरोच से छोटी आएगी बरवाड़ा। बरवाड़ा जिला जयपुर। और ऊंचाई 706 मीटर। कम करो, 786 मीटर। बरवाड़ा 5 नंबर पे। बरवाड़ा के बाद बाबई। बाबई जिला कौन सा? झुंझुनू। ऊंचाई 780 मीटर। 6ठे नंबर पे
बहरोज, बरवाड़ा, बाबई, बिलाली। कौन सी लाली? वेरी गुड, बिलाली। जिला कौन सा? अलवर। 775 मीटर। प्यारे प्यारे बच्चों, कितने ब आ गए? 4 आ गए ना? बहरोज, बरवाड़ा, बाबई, बिलाली। ये 4 ब रेगुलर आएंगे, इनको थोड़ा सावधानी से इधर से उधर मत कर देना। 792, 6 मीटर लेस किया। 786, फिर 6 मीटर लेस किया। 780, फिर 5 मीटर लेस किया। और ये देखो चारों ही बी है। ओ प्रभु, कहाँ चले आप? ठीक है, अब इसी क्रम में ध्यान दो। माँ आ जाएगा। मैं मतलब मनोहरपुर। मनोहरपुर। जिला कौन सा? जयपुर। ऊंचाई कितनी? 747 मीटर। 747 मीटर। फिर 8 नंबर पे वापस आ जाएगा बैराट। और बैराट जिला कौन सा? कोटपुतली, बहरोड। और ऊंचाई आएगी इसकी 704 मीटर। बैराट 704 मीटर। फिर इसके बाद आएगी सिरावास, अलवर में। सिरावास जिला कौन सा? अलवर। सिरावास, अलवर। ऊंचाई कितनी बेटा? 651 मीटर। 651 मीटर। 9, 10 और 11 एक ही रंग से बना रहा हूं मैं इनको। 9, 10 और 11। सिरावास, सिरावास के बाद आएगी भानगढ़। भानगढ़। भानगढ़ जिला कौन सा? अलवर। ऊंचाई 600 और 49। फिर आएगी जयगढ़। जयगढ़ जिला जयपुर। और ऊंचाई कितनी? 648। 1 मीटर कम कर दो, ये तीनों एक साथ है। फिर दो अलग अलग आए जयगढ़। फिर 13वें नंबर, 12वें नंबर पे, 12वें नंबर पे आएगी नाहरगढ़, जयपुर। और इसकी ऊंचाई है 699, 599। 599 मीटर। और नाहरगढ़ के बाद 13वें नंबर पे बाला किला। ए बाला, ए बाला, ए बाला, गाना भी आता ना बेटा। अलवर किला। बाला किला जिला कौन सा? अलवर। और ऊंचाई कितनी? 597 मीटर। उन 4 बैग का ध्यान में रख लेना, ऊपर वाले का। ठीक है, हाँ। 4 बैग का ध्यान में रख लेना। बहरोज, बहरोज के बाद में बरवाड़ा, बरवाड़ा के बाद बाबई, और बाबई के बाद हाँ बिलाली। वो 4 बी ध्यान में रख लेना, बाकी सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, ये 3 ग्रुप में आ रही है, ये नीचे 2 ग्रुप में आ रही है। ठीक है, ये नीचे 2 ग्रुप में 599 और 597। ये 651, 649, 648। ये 704, न इधर न उधर, एक सीमा हो गई। ये मनोहरपुर, ये 747। इसके ऊपर 4 ब है, और उसके ऊपर 2 है, रघुनाथगढ़ और खो। ठीक है, तो एक बार देखिए, कोशिश करो बिना देखे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये इंडेक्स से है। रघुनाथगढ़ के बाद खो, खो के बाद बहरोच, बहरोच के बाद बरवाड़ा, बरवाड़ा के बाद बाबाई, बाबाई के बाद बिलाली। फिर रुको, रुकने के बाद मनोहरपुर।
फिर बैराट, फिर तीनों को एक साथ, सिरावास, भानगढ़, जयगढ़, फिर नारगढ़, और याद रखना पहले दो जगह अलवर आ रहा, फिर जयपुर, फिर जयपुर, फिर अलवर। ठीक है, ये ऊंचाइयां बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब लिखो चार बातें नीचे और है, लीलागढ़ भी है, सिरावास भी, और भी है बहुत सारी, अरवड़ चोटी है, ठीक है, और छोड़ दी बहुत सारी। एक 1052 है ना, तो वो एच.एम. सक्सेना की पुस्तक में नहीं है, फिर वही बात आ जाएगी। सुनो मेरी बात, अरे लाडिया बेटा सुन तो ले। ठीक है, पहली बात तो ये देखो कि क्वेश्चन किस में आया, राजस्थान कांस्टेबल में नहीं आना चाहिए, ठीक है, जेल प्रहरी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम ऐसे है जहां से ढूंढ ढूंढ के लाके सवाल डालते हैं वो लोग। ठीक है, पहली बात तो इधर देखो। हाँ, तो उसमें देखना कि सीक्वेंस में जितने क्वेश्चन आए ना, उसमें अगर ये याद है ना आप, तो सीक्वेंस में जमा लोगे। कोई एक आती है उठ के, मैं वही तो कह रहा हूं कि अपने आप समझ जाओगे, दिक्कत नहीं आएगी आपको, ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो, मैं लिखा दूंगा भले आपको। देखो सुनो, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन आपको अगर ये इतना ध्यान में होगा ना, तो अपने आप सॉल्व कर लोगे। चार में से सही छांटना है वहां। ठीक है, तो ये सबसे मेन बात है कि मैं लिखा तो बहुत सारी दूंगा, लेकिन तुम्हें याद कैसे रहेगी। वो मैं यही तो मान रहा हूं। एक रणनीति होती है, वो रणनीति सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जिसके पास ध्यान दो कोई प्लानिंग ही नहीं है, वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम किसका दे रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड का, क्या दे रहे हैं कि फर्स्ट पेपर दे रहे हैं। फर्स्ट पेपर में ध्यान दो इतना ज्यादा विचलन नहीं होगा, सामान्य सामान्य सवाल आएंगे। अगर आपको ज्यादा ही जोश में हो तो अपने सब्जेक्ट को तैयार करो, और चाहे अपने हिस्ट्री को, स्कूल मैनेजमेंट को, साइकोलॉजी को। अब मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, खूब पढ़ा लिया आपको, ठीक है, न तो कोई जिलों का सवाल आया मान लो, न कोई अरावली में से आया, न थार के मरुस्थल में। हो सकता है वो जनसंख्या के दो सवाल ठोक दे, एक लिंगानुपात का पूछ ले, एक घनत्व का पूछ ले। आएंगे कितने, 5 सवाल। एक उद्योग का पूछ लिया, एक खनिज का पूछ लिया, और एक नदी का, न अरावली में से दिया, न थार के मरुस्थल में से। अतः फोरा, फोरा एक वर्ड आता है, फोरा मतलब सामान्यतः। ठीक है, जनरली स्टडी करनी है आपको इसको। ठीक है, एक सीक्वेंस देख लेना, सिर्फ 2 या 3 बार। ज्यादा फोर्स किस पे डालना है, ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको पहली क्लास में, दूसरी क्लास में बताया था कि भाई एक स्टूडेंट था जो इस वर्ष का टॉपर है, हमारे सेकंड टॉपर था। ठीक है, उसका नाम भी बताया था मैंने आपको। सेकंड टॉपर ज्योग्राफी में, फर्स्ट ग्रेड में, वो हमसे पढ़ा हुआ था। ठीक है, पूरी कार्टोग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, स्टेटिक्स, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई, और ओशियनोग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी डॉक्टर एस.पी. गोस्वामी ने पढ़ाई। तो हम दो टीचर मिलकर पढ़ा रहे थे। ठीक है, अब उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने पहले पेपर को भी टारगेट किया, और पहले पेपर में सिर्फ सेलेक्टेड पढ़े उसने। ठीक है, और साइंस के लिए तो ध्यान दो, 7वीं 8वीं 9वीं की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें थी वही पढ़ी थी। ठीक है, समझदारी से काम किया। एक चीज होती है समझदारी, और सब्जेक्ट में एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 11 और 12 की पुस्तकें घोड़ ली पूरी की पूरी, प्लस जो पीजी लेवल का और यूजी लेवल का था, यूजी और पीजी, उसमें उसी अनुसार पढ़ा उसने। जैसे इंडिया ज्योग्राफी में पीजी लेवल का क्या दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में से क्या कितना लेना है। अब जैसे अर्बन ज्योग्राफी हमारे चलती है, टाउन प्लानिंग वगैरह, अर्बन ज्योग्राफी, मैप बनाने की प्रक्रिया यानी कार्टोग्राफी, उसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, 5। बहुत से बच्चे तो छोड़ ही देते हैं। स्टैटिक्स मैथमेटिक्स का पार्ट है, मैं ही पढ़ाता हूं, अब उसमें करीब करीब 3 या 4 सवाल आते हैं। अब
स्टैटिक्स, अब उन बच्चों ने स्टैटिक्स पूरी क्यों पढ़ी? क्योंकि सब्जेक्ट में 4 सवाल आ रहे हैं, उधर पहले पेपर में भी आ रहे हैं सांख्यिकी के, पहले पेपर में भी सांख्यिकी के 2 सवाल आ रहे हैं, और उधर 4, 2 और 4 6 सवाल होते हैं। तो उसने स्टैटिक्स को पूरा काम में ले लिया। ठीक है, कि इससे एक साथ बल्क में 6 सवाल आएंगे, बल्क में 6 सवाल, सोचो थोड़ा सा। और किस एन दी आर्टिकल वगैरह, ये कि ये इसमें से एक क्वेश्चन कर लूंगा, इसमें से एक कर लूंगा, ऐसे करके 75 में से लगभग लगभग 57 पार कर गया छोरा। ठीक है, और उधर सब्जेक्ट में बिल्कुल निचोड़ के रख दिया। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होता है, खुद का होता है, आराम से जी भर के पढ़ो, जितना पढ़ो उतना मजेदार। लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखो कि ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है, जो टॉपिक है उनको पढ़ो। ठीक है, आपकी समझदारी होनी चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है। कल भी बताया था कि आप ऐसे व्यक्ति बनने वाले हो जो ये बता दोगे कि ये रोहिंग्या मुसलमान है, ये अप्रवासी है, और ये भारतीय नागरिक है। इसकी पहचान करने की ताकत होगी आप में। आप खुद सोचो कि आप तो शायद डिफेंस से हो, कोविड पीरियड में या कहीं भी अपन डिफेंस का कार्ड अपना कितना इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा। सिविल में और ध्यान दो गवर्नमेंट कर्मचारी में अंतर होता है, हालांकि गवर्नमेंट कर्मचारी सिविल का ही पार्ट है, लेकिन ध्यान से सुनो, एक कोविड में देखो कि आईडी लगी है, सरकारी कर्मचारी चाहे 3rd ग्रेड ही हो, कहीं भी घूम रहा, एक कार्ड होता है। अब आप ट्रैफिक पुलिस वालों से उलझो, आप गाड़ी लेके जा रहे हो और आपके पिताजी आपके साथ, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, चाहे कोई से विभाग में, बिजली विभाग में, वो अपना कार्ड दिखाते हैं, पुलिस वाले कहते जाओ। और हम जो महीने के 2.5 लाख रुपए कमाए तो भी कहीं जा रहे हैं, तो रुको, रुकने के बाद आईडी ये वो क्या है कि कोचिंग में पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो? कोचिंग में। अब उनको कौन समझाए कि हम कोचिंग में पढ़ाते हैं और हमारे पढ़े हुए कितने ही हजारों बच्चे फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन एक बात आई जाती है ना, प्राइवेट प्राइवेट ही होता है बेटा, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही होता है, एक प्लानिंग के तहत करो। चले आगे, अगला लिखो। प्रवचन दे दिया फोगट में ही, प्रवचन दे दिया। युद्ध में जरूरी होता है बेटा, होता है ना, जब तक ये नहीं कहे कि आप महाराणा ये थे, आपके दादाजी ये थे, आपकी तलवार ने 25-30 को एक ही वार में जितने में, तो फिर खड़खड़ाता महाराजा उड़ जाता था। यही तो होता था युद्ध में, बोल तो जाओ। तो युद्ध के लिए तो जा रहे हो, जा रहे हो ना? वेरी गुड, चलो आगे लिखो। अरावली की उपयोगिता, और 5 बातें खटाखट खटाखट नोट करो। अरावली की, हाँ वेरी गुड, लिख लिया? हेडिंग डालो अरावली की उपयोगिता, और पहली लाइन में लिखो अरावली मेटेलिक खनिज, धातु खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। धातु खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, मेटल्स के लिए। अरावली धातु खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए बेटा? मेटल्स के लिए, धातु खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड लाइन में लिखो अरावली राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता रखती है। सीधे सीधे क्वेश्चन है बेटा। अरावली राजस्थान में सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता रखती है, सर्वाधिक जैव विविधता रखती है। तीसरे नंबर पे, 3rd नंबर पर, अरावली राजस्थान में वर्षा के वितरण का निर्धारण करती है। अरावली राजस्थान में वर्षा के वितरण का निर्धारण करती है। और चौथी लाइन में, अरावली जल विभाजक रेखा है। अरावली जल विभाजक रेखा है। अरावली जल विभाजक रेखा है। जल विभाजक रेखा है, लिख लिया? और 5वीं लाइन में लिखो बच्चों, अरावली थार मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोकती है। थार मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोकती है।
अरावली थार मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोकती है। लेकिन खास बात क्या है, उत्तरी अरावली नहीं रोक पाती। तो ये बातें अपन पहले कर चुके हैं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ये पांचों बातें ध्यान में रखना। राजस्थान में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसमें है? अरावली में। लेकिन विश्व में मरुस्थलों के संदर्भ में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ है? थार मरुस्थल में। ये गड़बड़ मत कर देना कि राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता थार मरुस्थल में है, नहीं, अरावली में है। अरावली राजस्थान के मध्य में विकर्ण के रूप में है, और ध्यान दो आडा वाला है ये। अतः एक साइड में 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है और एक साइड में 50 सेंटीमीटर से कम होती है। अरावली धारवाड़ और कुड़प्पा सीरीज की चट्टानों से बनी है, जो सोना, तांबा, सीसा जस्ता, टंगस्टन, टिन, कॉपर इनके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अतः मेटल्स के लिए प्रसिद्ध है, धातु खनिजों के लिए। ठीक है, और अरावली लगभग लगभग थार के मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोक देती है। उत्तरी अरावली नहीं रोक पाती, बाकी मध्य और दक्षिणी अरावली रोक देती है। आ गया समझ में पूरा पार्ट? बोलो बच्चों। अगला लिखो, थार डेजर्ट, हेडिंग डालो बिल्कुल मिड में, थार का मरुस्थल। सेकंड टॉपिक है ये। कौन सा टॉपिक है? सेकंड, थार का मरुस्थल। थार मरुस्थल, थार डेजर्ट। थार मरुस्थल। अब देखो ध्यान से, पहली लाइन में ये अपना रेड क्लिफ रेखा वाला एरिया राजस्थान का, ये रेड क्लिफ रेखा, और इधर राज्य है, पहला राज्य गुजरात। कौन सा? गुजरात, गुजरात। दूसरा राज्य बेटा राजस्थान, और तीसरा स्टेट है पंजाब, ये पंजाब। और चौथा राज्य है वो है हरियाणा, हरियाणा। और इधर राज्य है सिंध और पंजाब, नॉट बलूचिस्तान। बलूचिस्तान तो उधर रह गया, यहां रह गया। सुत कांगे डोर कहाँ है? बलूचिस्तान में। और बच्चों ध्यान से सुनो, इस जगह एक माउंटेन रेंज है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? अरावली। ये अरावली, अरावली। नीचे एक स्वाम्प एरिया है, दलदल है, इस दलदल का नाम है कच्छ का रण, कच्छ का रण। और ये सतलज नदी का मैदान है। कौन सी नदी का? सतलुज, यानी पंजाब का मैदान। सतलुज यानी पंजाब का मैदान। तो यहां से ये सतलुज, ठीक है, यूं क्रॉस होती है, और इधर से ये आ रही है सिंधु। ठीक है, ये सिंधु, और वो सतलुज। ठीक है, और फिर इस सतलुज आकर किस में मिलती है? चिनाब में। ये बीच में कौन आ गई? चिनाब। सतलुज किस में मिलती है? चिनाब में। और चिनाब किस में मिलती है? सिंधु में। ठीक है, सिंधु में। तो सिंधु नदी के किनारे ही कौन है? मोहनजोदाड़ो है या कालीबंगा है? सिंधु नदी के किनारे। यार रोपड़, रोपड़ क्या, हड़प्पा, हड़प्पा, रावी नदी किनारे। चलो ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, और इधर कालीबंगा है यहाँ नीचे। ठीक है, और आगे फिर रावी नदी के किनारे हड़प्पा। तो देखे, एक तरफ सिंधु, ऊपर पंजाब, और इधर अरावली, और दक्षिण में कच्छ का रण। ये एक डेजर्ट है जो भारत और पाकिस्तान दो देशों में है। ये यहां से शुरू हो रहा है, और भारत और पाकिस्तान
दो देशों में फैला हुआ है। कच्छ का रण भी इसी डेजर्ट का पार्ट है। ठीक है, इस डेजर्ट को अपन क्या कहते हैं? थार डेजर्ट, थार मरुस्थल। पाकिस्तान में इस मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान, चोलिस्तान। और भारत में इसे कहते हैं महान भारतीय मरुस्थल, महान भारतीय मरुस्थल। 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा इसकी पूर्वी सीमा बनाती है। तो पूर्वी सीमा अरावली बनाती है। कौन बनाती है? अरावली। क्लियर? विश्व का उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, जो यहाँ कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत में इसे महान भारतीय मरुस्थल और पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं? चोलिस्तान। पाकिस्तान के दो राज्य है, पंजाब और सिंध। अपने चार राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। आ गया समझ में? लोकेशन समझ में आ गई। और इस डेजर्ट के लगभग मध्य से रेड क्लिफ रेखा क्रॉस होती है। ठीक है, बट ध्यान दो, डेजर्ट रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण नहीं करता और नहीं रेड क्लिफ रेखा डेजर्ट का निर्धारण करती है। दोनों अलग अलग है। लेकिन एक कॉमन चीज क्या है दोनों में? कि मरुस्थल के बीच में से रेड क्लिफ रेखा गुजरती है। हमेशा याद रखो, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जितनी भी बॉर्डर्स लाइन होती है वो आर्टिफिशियल होती है। हमेशा याद रखो, नेचुरल नहीं होती। कभी भी बॉर्डर नेचुरल नहीं होंगे। बॉर्डर हमेशा कैसे होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, अतः इस मरुस्थल से रेड क्लिफ रेखा गुजरती है, लेकिन दोनों का ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। कभी कभार आ जाते हैं सवाल, ठीक है, कि इनका सहसंबंध स्थापित करो, तो सहसंबंध थोड़े होगा। एक नेचुरल लैंडस्केप है और एक आर्टिफिशियल लैंडस्केप है। भाई मरुस्थल क्या है? प्राकृतिक भूदृश्य है। और बॉर्डर जो खींची गई है वो क्या है? मानवकृत है। मतलब दोनों का इतना कोई कोरिलेशन नहीं होता। इस मरुस्थल के बीच में से रेड क्लिफ रेखा गुजरती है। इस मरुस्थल का दक्षिणी भाग कच्छ का रण है। इसकी पूर्वी सीमा अरावली बनाती है। इसका उत्तरी सीमा वाला भाग जो है सतलज नदी या पंजाब का मैदान बनाता है। और इसका वेस्टर्न जो बॉर्डर वाला भाग है वो सिंध का मैदान या सिंधु नदी बनाती है। ठीक है, बोलो बच्चों। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मरुस्थल है। यहां से लाइन कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखना कि जितने भी हॉट डेजर्ट है, गर्म मरुस्थल है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर होते हैं। गर्म मरुस्थल हमेशा कर्क व मकर रेखाओं पर होते हैं। ठीक है, कौन से मरुस्थल? गर्म मरुस्थल। कौन सी रेखाओं पर? कर्क व मकर रेखाओं पर होते। महाद्वीपों के पश्चिम में, महासागरों के नहीं, महाद्वीपों के वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, जो पछवा और व्यापारिक हवाओं के इम्पैक्ट में रहते हैं, प्रभाव में रहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया यहां तक का? बोलो बेटा। 5 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर आगे फिर 1.5 घंटे और पढ़ा दूंगा। कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी टाइम हो रहा है। क्या हुआ? आज इसको थार को पूरा करा दूं? फिजिकल? चलो तो फिजिकल वाला पार्ट पूरा करते हैं। ये समझ में आ गया पूरा का पूरा? हम्म। ब्रेक ले लूं? 5 मिनट का 5